फैमिलीज़ हैं, उन सब में फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो बड़े बोल रहे हैं वो करना है। अपनी फैमिली का एक टूर कराना चाहोगे कि मेरे ग्रैंडफादर से प्रिंसिपल सीखे कि प्रिंसिपल्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होते होंगे, चाहे वो घर के मामले हों या हॉस्पिटल के मामले। ट्राई टू मीट प्रोफेशनली बिकॉज कोई भी मेडिकल स्टूडेंट की जर्नी या डॉक्टर की जर्नी आपस के इक्वेशन के बिना पूरी नहीं हो सकती। 24/7 साथ में काम करने के नुकसान ज़्यादा हैं। अगर उसका 7वें महीने में गर्भ में बच्चा मृत होता है किसी भी वजह से तो फर्क पड़ता है। और हमारे एक स्टेप से उस इंसान के जीवन में बहुत तबाही आती है। क्या नेपोटिज्म हेल्थ केयर में भी एग्जिस्ट करता है? हेल्थ केयर बहुत इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। गुजराती बिजनेस लेसन्स, राइट, फ्रॉम गुजराती फैमिलीज। आप दोनों गुजरातीज हैं। हम देखते हैं कि जो भी इंडिया में बड़े बिजनेस हाउसेस हैं या स्टेब्लिश्ड फैमिलीज हैं, उन सब में फैमिली वैल्यूज, ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम देखते रहते हैं, मतलब चाहे वो अंबानीज हों, अदानीज हों, टाटाज हों, सब में फैमिली सिस्टम बहुत एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो क्या आपकी फैमिली में भी ऐसा सिस्टम है जो आपके बच्चे फॉलो करते हो या आप डे टू डे में फॉलो करते हो? व्हाट इज डे टू डे फैमिली सीन इन धीरावानी फैमिली? Again, another podcast I tell you on this question. If we have to discuss a day-to-day scene, but yes, the first part of the question, family system बहुत strong है, family values पे बहुत तवज्जो दी जाती है। Fortunately, हम सभी उस चीज़ को बहुत मानते हैं। There is no denial, there is no objection. जो सही है वो सही है, जो बड़े बोल रहे हैं वो करना है, खत्म हो जाती है बात, पीरियड। एंड वो चीज़ हम अपने बच्चों में भी डालने की कोशिश करते हैं बिकॉज इट हैज़ वर्क फॉर द जनरेशंस वी वांट इट टू वर्क अहेड एंड ऑफ कोर्स इज अ गुड फैमिली systems that we are trying to adopt. Secondly, a day-to-day question, day-to-day life revolves around the hospital. The Bhavdarshan household has a kitchen which is functional 24/7. हम we are a family of doctors, आते जाते रहते हैं। सबके खाने की टाइमिंग्स अलग है। The kitchen is the center of the household, and hospital and kitchen are interrelated, so it revolves around people coming in, going to the hospital, coming back, eating food, going back. So per se is a very high energy household. तो सेंस अभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी वापस आ गया है, तो आप अपनी फैमिली का एक टूर कराना चाहोगे क्योंकि आप दोनों के अलावा आपकी इस धीरावानी हाउस में और कौन कौन डॉक्टर्स हैं? देखिए, तो वी आर ब्लेस्ड टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली। मैं अगर मेरे दादाजी से शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी श्री भगवान दास भाई धीरावानी हैं, जो रहने वाले हम लोग कच्छ करके एक जगह है गुजरात में। तो बेसिकली वी आर नॉट इवन गुजरातीज, हम कच्छीज़ हैं। ओके। तो वी आर कच्छीज़। तो भगवान दास भाई धीरावानी जो हैं वो बॉम्बे में एक कंपनी के लिए काम करते थे, हिरजी गोविंद जी करके एक कंपनी थी। वहाँ से उनका ट्रांसफ़र जबलपुर हुआ। एज अ अकाउंटेंट हेल्पर वो जबलपुर शिफ्ट हुए थे। फिर धीरे धीरे प्रमोट होके दमोह शिफ्ट हुए, सागर शिफ्ट हुए। तो मेरी जो सबसे बड़ी बुआ जी हैं वो सागर की बॉर्न है। मेरे फादर डॉक्टर धीरावानी जो हैं वो दमोह बॉर्न है। और फिर फाइनली उनका ट्रांसफ़र जबलपुर हुआ और जबलपुर में एज अ मैनेजर वो प्रमोट हुए हिरजी गोविंद जी कंपनी में। फिर उनने वो कंपनी छोड़ के अपना बिजनेस चालू करा, खली चूनी का काम था। और मेरे फादर को बचपन से ही डॉक्टर बनना था, तो उनको एमबीबीएस बनना था, बट एज फेट वुड हैव इट उनने 2 बार अटेम्प्ट दिया पीएमटी का, वो क्लियर नहीं कर पाए। और तीसरी बार दोनों बार उनने क्लियर किया था, बट उनका जो रैंक था उस पर उनको एमबीबीएस नहीं मिल रहा था। थर्ड टाइम जब उनने फिर से क्लियर किया तब भी उनको एमबीबीएस नहीं मिला, बट अब ये थर्ड अटेम्प्ट था। इस समय तक वो बीएससी कर चुके थे और फिर उनने कहा कि चलिए मैं डेंटिस्ट्री ही लेता हूँ। सो दैट इज़ हाउ ही बिकेम अ डेंटिस्ट। फिर उन्होंने इंदौर से डेंटिस्ट्री करी, फिर बॉम्बे से करी। तो हमारे घर में भगवान दास भाई धीरावानी हमारे ग्रैंडफादर हैं, उनकी वाइफ हैं रुक्ष्मणी बेन धीरावानी। उसके बाद माय फादर डॉक्टर राजेश धीरावानी हु इज़ अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन। मेरी मदर डॉक्टर प्रज्ञा धीरावानी हैं, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। मेरे एक चाचा बॉम्बे रहते हैं, श्री दिनेश भाई धीरावानी, उनकी वाइफ हैं श्री प्राची धीरावानी। उनका एक बेटा है आदित्य धीरावानी, जो अगेन एक ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन है
और अभी वो अमेरिका में डॉक्टर घाली, काफ़ी रिनाउंड ओरल सर्जन है, उनके अंडर फेलोशिप कर रहा है। मेरी एक सिस्टर बॉम्बे में रहती है, शी इज़ इनटू डिज़ाइनिंग। एक कंपनी है मॉन्डेल्स करके, जो आप सुनते होंगे, कैडबरी और ये सब का जो एडवर्टिजमेंट करती हैं मॉन्डेल्स, तो शी वर्क्स फॉर देम एज अ डिज़ाइनर। इसके अलावा जबलपुर में मेरे अंकल हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, श्री प्रकाश प्रकाश धीरावानी। प्रकाश धीरावानी जबलपुर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट टीम के हेड हैं। ही इज़ द फाइनेंशियल हेड एज वेल एज द मेन पर्सन जिनके अंडर सारा मैनेजमेंट है। तो उनकी वाइफ हैं श्री पूजा धीरावानी जी। फिर डॉक्टर भाविक धीरावानी मेरा ब्रदर है, हु इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर देवकृति धीरावानी इज़ अ गायनिकोलॉजिस्ट। फिर इनके जो छोटे बेटे हैं डॉक्टर सात्विक धीरावानी, ही इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट, करंटली ही इज़ परस्यूइंग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। उनकी वाइफ हैं डॉक्टर तनिष्ठा धीरावानी, शी इज़ अ पीडियाट्रिशियन। फिर मेरी सिस्टर है वृंदा धीरावानी, हु इज़ अ एंडोडोंटिस्ट। तो वी आर 9 डॉक्टर्स। सो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई और हॉस्पिटल स्टार्ट करने वाला हो और उसको हायरिंग करना हो, तो एचआर को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे अपनी टीम भेज सकता है। और एक बहुत ही क्लियर मैसेज मैं अपनी ऑडियंस को, यंग बिजनेसमैन को देना चाहूँगा। आज के समय में पर्सनली मैं फील करता हूँ कि पेरेंटिंग और फैमिली वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज़ करियर के बारे में, सक्सेस के बारे में बात करते-करते आप ये नहीं सोचते कि जब आप अपने करियर पे ध्यान दोगे, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, वो किससे सीख रहे हैं। बट जब आप एक फैमिली की तरह यूनाइटेड रहते हो, कहीं न कहीं वो आपकी करियर ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज का समय जो कि मतलब अब बच्चे सराउंडिंग्स में उतने सेफ नहीं है। पहले का समय और था जब मोहल्ले में बच्चे पल जाते थे। अगर फैमिलीज़ टुगेदर रहती हैं, एक साथ मिल के रहती हैं, तो कहीं न कहीं बच्चों की भी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। वो अपनी इंडियन वैल्यूज़ से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये लर्निंग धीरावानी फैमिली से और ऐसी कई फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि जहाँ भी फैमिलीज़ साथ में हैं, उनकी वैल्यूज़ बनी हुई हैं, वो अपने आप ग्रो करती जाती हैं। ग्रोथ केवल फाइनेंशियल नहीं होती। आप एक मेंटल पीस आपका एस्पेक्ट होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है एंड सोशल एब्सोल्युटली। और आपको आपके घर के ही अंदर इतनी सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। ऐसे मैंने मेरे ग्रैंडफादर से प्रिंसिपल्स सीखे हैं कि प्रिंसिपल्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। समय के साथ आप कुछ भी बदलाव चाहो, बट जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, दे हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। मेरे फादर से मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा है। उनका पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, उनकी मैं बहुत आदर करता हूँ। वो कभी किसी को ना नहीं बोलते, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जो अंकल हैं, उनसे मैंने सीखा है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे निकलना है, रैशनल थिंकिंग कैसे रखनी है, डिसीजंस लेते समय कैसे पेशेंटली डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन को एराटिकली नहीं लेना है। मेरे जो बॉम्बे वाले अंकल हैं, उनसे मैंने सॉल्यूशन सीखे हैं कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है। सोच के, बैठ के चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। घर की फीमेल्स जितनी भी हैं, उनसे भी बहुत सारी सीख मिलती है। घर अपने आप में चलाना, मेरी ग्रैंडमदर, शी इज़ 90 इयर्स ओल्ड, स्टिल शी इज़ द लीडर ऑफ द हाउस। वो अकेले सबको छड़ी घुमा-घुमा के चलाती हैं। तो दैट्स, घर से ही इतनी सारी सीखने मिलती हैं चीज़ें। आई थिंक स्टेइंग टुगेदर इज़ वन ऑफ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एक घर में 9 डॉक्टर्स रह रहे हैं, तो दैट इज़ आवर वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स दैट वी हैव। कई बार डिफरेंट जनरेशन साथ में हैं, उन्हीं मुद्दों को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होते होंगे, चाहे वो घर के मामले हों या हॉस्पिटल के मामले। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, अगर वो हॉस्पिटल से जुड़े हुए कोई मुद्दे हैं और उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उनमें कैसे आप डिसीजन लेते हो? व्हाट इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस? There are always there are always two parties in an argument, in a decision making. I think the best part of our family or the generations that you're talking about is उन्होंने भी 50 कदम आगे बढ़ाए हैं और हम भी 50 कदम उनकी तरफ बढ़ते हैं. तो इट्स अ म्यूचुअल। It's a mutual thing. It's always a team effort. It is never I am the only one who's right. बड़ों की मैं बात कहूँ तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो आप where they उनको लगता है कि नहीं this is how it has चला आ रहा है, ये ठीक प्रिंसिपल है, इसको ऐसे ही चलाना है और कुछ चीज़ों पे हम चेंज लाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स हमें भी वो पेशेंस दिखाना पड़ता है और उनकी तो मैच्योरिटी काम आती ही है. सो इट इज़ ऑलवेज एक्सपीरियंस एंड newness and you might say experience and energy together
यंग एनर्जी एंड एक्सपीरियंस का एक बैलेंस ही एक आउटकम निचोड़ निकलता है सही। दूसरा क्या रहता है कि हर किसी के जब भी आप एक फैमिली रन सेटअप देखते हैं तो अनटिल एंड अनलेस हर किसी के रोल्स बहुत क्लियर नहीं हो तब डिसएग्रीमेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने एक रूल बनाया हुआ है, हालांकि पॉसिटी ऑफ टाइम की वजह से कई बार वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट वी ट्राई टू मीट प्रोफेशनली वंस अ वीक। हम हॉस्पिटल में बोर्ड रूम में एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलते हैं विद अ सेट एजेंडा, क्योंकि घर पे कई बार हम नहीं चाहते कि हमारे, ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं है, बट हम नहीं चाहते कि घर के डाइनिंग टेबल पे हॉस्पिटल डिस्कस हो। ऑल्दो वो होता है, हमारे ग्रैंडफादर बहुत गुस्सा भी होते हैं कि तुम लोग पूरे समय वही डिस्कस करते रहते हो, बट वी ट्राई टू मीट वंस अ वीक प्रोफेशनली, जहाँ पे हर कोई अपना पॉइंट्स रखता है एंड डिसीजंस आर टेकन अकॉर्डिंगली। रोल्स डिफाइंड हैं हर किसी के, क्लिनिकल रोल्स जो डॉक्टर्स रहते हैं, मैनेजरियल रोल्स मेरे जो अंकल हैं वो देखते हैं, एंड जैसा डॉक्टर ऋचा ने बोला कि कुछ कदम वो हमारे हमारे पास आए हैं, कुछ कदम हम, जब मैं नया आया था मैं थोड़ा सा, मतलब एक इनिशियल अग्रेशन रहता है कि हमने दुनिया बदलना है, इस टाइप का जो रहता है, बट विथ टाइम मैं भी उनके शूज़ में जाके मैं समझता हूँ कि मैच्योरिटी भी आती है, एक सेंस ऑफ पेशेंस भी आता है और एक क्लैरिटी भी आती है कि कैसे पुराने थॉट प्रोसेस और नए एनर्जी को मिश्रण इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। मुझे आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे, एंड दिस इज़, जैसा मैंने बोला कि दिस इज़ द स्ट्रेंथ दैट वी हैव। सो सीइंग दिस ऑल सिनेरियो, आपके घर में वैल्यू सिस्टम, इतने सारे डॉक्टर्स घर में हैं, उसको देखते हुए धीरावानी फैमिली की जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनका करियर पाथ आप क्या सोचते हैं? क्या वो चूज़ करना चाहते हैं डॉक्टर, या आप इम्पोज़ करना चाहते हैं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? एज अ पेरेंट हम कभी भी इम्पोज तो नहीं करेंगे, बट वो जरूर ये देख के ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना है। क्योंकि वो देखते हैं कि सब कितने बिजी हैं घर में। जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, शाम का वक्त हो चला है, सुबह से हम बच्चों से मिल नहीं पाए। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ऐसे ही हॉस्पिटल हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो ऑफ कोर्स बच्चों को लगता है कि बहुत बिजी फील्ड है, हम इतना काम नहीं कर पाएंगे। But deep down within, if you ask me, I would want my children to be doctors. I definitely want them to be doctors. फिर आगे तो उनकी इच्छा है, इम्पोज तो हम कभी नहीं। ऐसा क्या रीज़न, मतलब आप क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने? एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट जो मुझे फील होता है एज अ डॉक्टर, जो एक सोसाइटी रिस्पेक्ट देती है, और ये तो एक एस्पेक्ट है। और सेकेंडली जो जनरेशन, हाँ, हमने जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, वो हम अपने बच्चों को हमारी ही फील्ड में रह के उनको और हेल्प ही कर पाएंगे। सो दैट इज समथिंग वेयर आई कैन बी ऑफ बेनिफिट इन देयर करियर, per se if they choose the career path that we are into. So that is another reason. But then of course, whatever they want to do in life. मेरा इसमें ये सोचना है कि जैसे मेरा जो बेटा है नव्यांश, उससे जब मैं ये डिस्कस करता हूँ कि आगे क्या बनना है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें भी बताता है जो मुझे पता ही नहीं है कि इसमें हम किस प्रकार से उसकी हेल्प कर पाएंगे। सो प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी डू वांट देम टू बिकम इज बिकॉज कि एटलीस्ट वी नो कि इस फील्ड में हम उनकी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। बट देन अगेन, नोइंग हिम, आई डोंट थिंक सो कि वो डॉक्टर बनेगा। डॉटर मे भी बनेगी, बट माय सन तो नहीं बनेगा। But and we will be happy and we will support him in whatever way possible and whatever he chooses. क्या अभी से उसकी क्या क्वालिटीज़ लगते हैं कि वो एक डिफरेंट करियर पाथ लेगा? एक तो उसको शुरू से ही आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा उसका मन लगता है, प्लस वो जब भी हम लोग घर शाम को पहुंचते हैं, हफ्ते में 3 दिन शायद हम लोग साथ में पहुंचते हैं, 2 दिन मैं जल्दी पहुंच जाता हूं, तो वो हमेशा हर बार मेरे को ये बोलता, आप लोग इतना लेट क्यों आते हो घर? तो वो जानते हुए मुझे ये पता है कि वो डॉक्टर नहीं बनेगा। दिमाग उसका काफ़ी शार्प है, तो आई डोंट नो, अब जो भी चूज़ करेगा अच्छा ही। I think it's too early to decide or maybe even think about.
करियर पार्ट जब आएगा थोड़ा बड़ा होगा, आप मुझसे पूछेंगे मैं क्या चाहती हूँ कि वो क्या बने। कंसिडरिंग इज अ वोरेशियस रीडर, मैं तो चाहती हूँ कि वो लिटरेचर में कुछ आगे करे, किताब लिखे, समथिंग दैट ही कैन डू बिकॉज ही इज गुड एट इट। बट एंड देन ऑफ कोर्स बच्चा क्या करना चाहता है, कई बार सर्कमस्टेंशियल भी बहुत चीजें होती, टू अर्ली टू डिसाइड है। सो अब आगे बढ़ते हैं आप दोनों के पर्सनल इक्वेशन के बारे में। हॉस्पिटल में काम करते हुए मुझे लगता है कि बहुत सारा टाइम आप लोग साथ बिता पाते होंगे, तो कैसे एक क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है 24/7 काम करने के? क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? इसमें बारे में मेरे ख्याल से आप दोनों एक दूसरे के बारे में अपने विचार रखें तो ऑडियंस को भी सुनने में ये टॉपिक तो मुझे लगता है बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज कोई भी मेडिकल स्टूडेंट की जर्नी या डॉक्टर की जर्नी आपस के इक्वेशन के बिना पूरी नहीं हो सकती। मुझे पर्सनली लगता है कि 24/7 साथ में काम करने के नुकसान ज़्यादा है। अच्छा। ये ओपीडी नंबर 6 में बैठती हैं, मैं ओपीडी नंबर 7 में बैठता हूँ, तो इनकी नज़र हमेशा मेरे ऊपर रहती है। मैं जहाँ काम पे जब हम जाते हैं तब ये मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। देयर आर सर्टेन क्वालिटीज विच शी हैज़ जो बहुत ही अच्छी हैं। मैं देखता हूँ द बिगेस्ट क्वालिटी विच शी हैज़ इज़ कि इसका मैन मैनेजिंग स्किल्स इतने अच्छे हैं कि कोई भी इसको मना नहीं कर सकता। ये कन्विंस कर लेती हैं सामने वाले को, चाहे वो किसी भी कैडर का आदमी हो, वेदर इट इज़ द सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट ऑफ आवर हॉस्पिटल or the junior most person of whatever category. She is a, I will not say people pleaser, but she convinces and वो हर किसी को अपने टीम का पार्ट बना लेती हैं। कुछ ऐसे सीनियर कंसल्टेंट्स हैं जिनसे शायद से मेरी मदर या मेरी फादर भी डरते हैं बात करने से। एंड शी इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जिसको फ़ोन आते हैं कि प्लीज़ वो सर से ये काम। ऐसा क्या बोलती है मैम? अब ये तो हम सब भी जानना चाहेंगे मैन मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट के बारे में। इतनी तारीफ सुन ली मैंने। आई डोंट नो, कुछ ऐसा कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं रहता, मुझे लगता है कि मुझ में फिल्टर नहीं एंड आई थिंक शी इज़ वेरी ट्रुथफुल। है। जब आदमी सच्चा रहता है अंदर से तो वो सामने वाले को दिख जाता है, एंड प्रोबेबली दैट इज व्हाई लोग इसको मना नहीं कर पाते। तो आई थिंक दैट इज वन वेरी बिग क्वालिटी विच शी हैज। ऑल्सो शी इज अ टीम प्लेयर। वो कभी भी ये नहीं सोचती कि ये करेंगे तो ये मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शी ऑलवेज फील्स दैट द हॉस्पिटल इज बिगर देन एनी इंडिविजुअल, एंड दैट इज़ वन वेरी गुड क्वालिटी जिसकी वजह से एज अ टीम हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शी डजेंट हैव दैट इंडिविजुअल सेल्फिशनेस की मेरे लिए ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये जो भी सोचती है वो हॉस्पिटल के लिए सोचती है, पूरे टीम के लिए सोचती है। मैम सर्स क्वालिटी आप साथ में रहते हो, जो आप एक शायद डॉक्टर्स के बारे में सबको पता है कि ही इज़ अ गुड ऑर्थोपेडिशियन सर्जन, ऑर्थोपेडिक ही शायद डॉक्टर्स के स्किल्स का तो सबको पता होता है कि ही इज़ अ गुड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बट एक क्वालिटी जो शायद सब लोग नहीं जानते बट एक दुनिया के सामने आनी चाहिए अबाउट धीरावानी सर। He is full of patience and he's a great listener. In any relationship, uh, I'm the one, say for example, who's speaking, talking. There has to be somebody who compliments and is an audience also. That's his. And this virtue applies to him being one of the leaders in the hospital also. Because ultimately, when you are in the leadership game, you have to also have the ability to listen, to process, और फिर उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचना जरूरी है। मैं अक्सर सोचती हूँ, आई वर टू लेबल ही इज लाइक द सीपीयू, central processing unit of, I am more like the monitor in the keyboard. So ultimately the whole processing has to happen. कि the so that's how we complement each other. And second thing is he is also very empathetic sometimes, and that people do not know. व्हाट इज़ एम्पैथी? यू नो हम शायद बहुत सारे लोगों को सिंपैथी समझते हैं बट एम्पैथी समझता नहीं है। ये एम्पैथी होती है जब आपको बिल्कुल फर्क ना पड़े। ओके। सिंपैथी होती है जब आपको एक्सेसिवली दया दया का। और एम्पैथेटिक इंडिविजुअल जब आपकी फीलिंग्स को वो समझ भी पाए
और ओवर द टॉप नहीं जाना। तो बैलेंस्ड अप्रोच इज एन एम्पैथेटिक इंडिविजुअल। जतन के बारे में बोलूंगी, he comes across as a very stern, a person who gets, maybe he gets angry, या ऐसा लगता है सर से थोड़ा डर लगता है, एंड विजुअली आई एम मोर अप्रोचेबल। तो अक्सर ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं, हमारे चेम्बर्स आजू बाजू हैं, तो अगर कुछ काम करवाना हो तो दिखते ऐसे हैं कि सर डांटेंगे, और घुसते उन्हीं के चेम्बर में हो, क्योंकि दे वेरी वेल नो कि ही इज अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। सो दैट पीपल, द जनरल परसेप्शन इज कि वो बहुत ही गुस्सैल है या वो है, जबकि डीप डाउन विद इन ही इज वेरी वेरी सॉफ्ट पर्सन। आपस में झगड़े होते हैं, कब नहीं होते? क्या आपके नहीं होते? वो सबको ही होते हैं, बट अभी चूंकि यू आर द पॉडकास्ट गेस्ट, आप लोग इतना समय साथ में रहते हैं, किन बातों पे झगड़े ज़्यादा होते हैं और उनको सुलझाता पहले कौन और कैसे सुलझाता है? झगड़े अक्सर क्या होता है, शी इज़ अ वेरी फास्ट डिसीजन मेकर। ये आई विल नॉट से erratic, बट शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड 99% ऑफ द टाइम शी इज़ राइट। आई एम अ रैशनल थिंकर। तो 100 में से 99 बार ऐसा होता है कि इफ़ शी हैज़ टेकन अ डिसीजन, शी विल एक्सपेक्ट कि वो तुरंत हो जाना चाहिए। वाइल मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों के बारे में सोच के और उसके बाद उसका डिसीजन लेना चाहिए। तो नाइन मोस्ट ऑफ द टाइम्स झगड़े इसी बात पे होते हैं कि ऑल्दो बाद में ये सही भी रहती है, बट बट झगड़े होके फिर सुलझाते हो, आपस ही में सुलझाते हैं कि भाई तो फिर 10 साल हो गए, आपको नहीं लगता कि जब 99 बार सही होना ही है तो झगड़ा किया क्यों जाए? हाँ, हर बार टॉपिक अलग रहता है झगड़े होने। सो झगड़े पर से द गुड पार्ट टचवुड ऑफ आवर रिलेशनशिप इज कि हमारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं झगड़े के। सो द बेस्ट पार्ट इज ही कंसिडर्स मी एन इक्वल, व्हिच इज अ रेयर ब्रीड ऑफ अ मैन टू फाइंड। ही सेज आउट, ही नेवर, इनके तरफ से कभी मुझे ये नहीं लगा कि आई एम a notch lower, like you understand what I'm saying. यस। So he gives me that space, that freedom. So and the other thing is I've been raised to have an opinion. My parents have raised me, you should have a voice. So I don't bog down easily. तो मेरा जो opinion है वो मेरा opinion है। That's how disagreements होते हैं, क्योंकि हम दोनों के अपने अपने एक चीज को लेके ओपिनियन होते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज कि हम फिर उसका बीच में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप यू हैव अ वॉइस, राइट, बट एक स्पेस है जहाँ पे आपकी वॉइस सुनी भी जाती है और उसकी वैल्यू भी होती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप। और एक डॉक्टर को शादी एक डॉक्टर से ही करनी चाहिए। ऐसा क्यों? ये आपने बड़ा ही अच्छा, मतलब मेरे से शायद ये सवाल मिस हो जाता। ये तो मैं, हाँ, ऐसा क्यों? मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि पहले का जो एक समय था कि डॉक्टर डॉक्टर से ही करे, बट आजकल कुछ ऐसे आउट ऑफ द इंडस्ट्री रहते हैं। बट ये आपने क्यों कही बात? देखिए, आप समझिए, मैं मतलब आप जब उस फील्ड में रहते हैं तो यू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स, डिटेलिंग, लेट क्यों हो रहे हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या स्ट्रेस चल रहा है। आज एक पेशेंट ऑपरेट किया है, बड़ी सर्जरी थी, जो आप मेंटल ट्रॉमा बोलो या मेंटल हेल्थ जो डॉक्टरों की भी अफेक्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है सेम फील्ड का व्यक्ति आपको बेटर समझ गया। ऑल्सो क्योंकि ये बात निकली है, मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी डॉक्टर को, अगर किसी भी पर्सन को ये लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होने से डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद से, और क्यों इसने पॉइंट इसलिए भी उठाया होगा कि अगर अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा बेटर हाफ एक नॉन डॉक्टर है, एंड इफ आई हैव मेट सम टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन और सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन द हॉस्पिटल, शायद से वो चीज़ काफ़ी दिनों तक मेरे जहन से बाहर नहीं निकली। सर, क्या आप इसको हिंदी में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना लोगों के लिए, कि कई बार लोग नहीं रिलेट कर पाते, उनको लगता है डॉक्टर्स को शायद फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा पॉडकास्ट आम जनता भी देखेगी, तो इसको थोड़ा अगर आप हिंदी में एक्सप्लेन कर पाएँ कि कैसे। कोई भी डॉक्टर कोई भी सर्जरी कर रहा हो या किसी भी पेशेंट का इलाज कर रहा हो, तो वो अपनी पूरी नॉलेज, अपनी पूरी स्किल्स उसको ठीक करने में लगाता है। जितना उसके अंदर है, जो उसके हाथ में स्किल्स हैं, दिमाग में नॉलेज है, वो सारी चीज़ उस पेशेंट को ठीक करने में लगाता है। वो चाहता है कि वो मरीज़ जल्द से जल्द ठीक हो, जिस तकलीफ़ से आया है उसका निवारण जल्दी से जल्दी उसे मिले।
पर किसी कारण से अगर वो इलाज के दौरान किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है जो शायद से उसके हाथ में ना हो, मतलब उसको उसके कंट्रोल में ना हो, तो इस ये होने से उस डॉक्टर की मेंटल साइकी पे फर्क पड़ता है। हम वो हॉस्पिटल का बैगेज लेके घर जाते हैं, हम वो हॉस्पिटल का बैगेज लेके सोते हैं, और वो प्रकार का स्ट्रेस जो है वो केवल एक डॉक्टर ही समझ सकता है, एक आम आदमी या किसी दूसरी फील्ड का आदमी नहीं समझ सकता। और इसलिए हमेशा मुझे भी ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर की जो बेटर हाफ है, जो कपल है, वो डॉक्टर ही रहे, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है, अब सिंपल सी बात है, मैं कल ही किसी से ये बात चर्चा कर रहा था कि हम जब रात को सोते हैं तो मैं मेरा फ़ोन मेरे कान के बाजू में रख के सोता हूँ, क्योंकि अगर रात को मुझे कोई कॉल आएगा तो मैं चाहता हूँ कि 2 रिंग में वो फ़ोन उठ जाए, क्योंकि इसकी नींद खराब ना हो। और इसके भी वही एफर्ट्स रहते हैं कि हमें लगता है कि रात को अगर इमरजेंसी कॉल आया भी तो कम से कम एक आदमी तो शांति से सोए, क्योंकि एक बार आपकी नींद खुल जाती है और आप इमिडिएटली वो चर्चा करके आपको वापस से नींद नहीं आ सकती। आप कुछ समय तक वो चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। देखिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ पे कभी चर्चा नहीं होती। स्ट्रेस तो आप पैथोलॉजी में हैं, आपको भी होता ही है। किसी भी चीज़ का सही रिपोर्टिंग, रॉन्ग रिपोर्टिंग, पेशेंट का डायग्नोसिस में पैथोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। यू कंट्रीब्यूट टू सो बिल्कुल। रात को हम ये इंश्योर करते हैं कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर वार्ड छोड़ने के पहले एटलीस्ट उनके पास सारी रिपोर्ट चली जाएँ, ताकि वो आराम से घर जाके देख सकें, जो भी ट्रीटमेंट डिसीजन है वो ले सकें। और कोई भी डॉक्टर कभी भी कोई भी मरीज का गलत करने नहीं बैठा है। द अल्टीमेट एम इन लाइफ इज टू ट्रीट। द अल्टीमेट एम इन लाइफ इज अ गुड इमेज और अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ अ प्रोफेशन। समझ रहे हैं? तो जैसे ये बात अक्सर फील होती है कि अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, हम करते थोड़ी हैं, कोई मरीज का नुकसान क्यों करेगा। ये जो कहानी आती है ना कि डॉक्टरों ने ऐसा किया, नहीं वो सही करने जा रहा था, उसका जो भी कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा वो हो गया, कोई करता नहीं। सेकेंडली हमें फर्क पड़ता है। अगर मेरे मरीज का, मैं गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन, अगर उसका 7वें महीने में गर्भ में बच्चा मृत होता है किसी भी वजह से तो फर्क पड़ता है एक ऑब्स्टेट्रिशियन को। ऐसा नहीं है कि मुझे फील नहीं होता, या फॉर दैट मैटर बच्चों में कुछ होता है, तो एवरीबॉडी इज ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। बट एज अ डॉक्टर मतलब मैं भी इसको डिस्कशन बनाना चाहूँगा कि मे भी हो सकता है इस पूरे पॉडकास्ट में लोग हमारे बिजनेस लेसन सुने, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरेस्ट हैं, बट जहाँ ये बात आती है डॉक्टर पेशेंट रिलेशन की, क्यों एक आम जो जनता है हमेशा एक नेगेटिव इमेज ही रहती है। मतलब डॉक्टर्स एक बहुत सारा अच्छा है, जैसे आपने कहा कि 99 गोल्स बचा ली, उसकी कोई वैल्यू नहीं, एक अगर गोल हो गया तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। व्हाई? बिकॉज वी डील विद एक्चुअल लाइफ। आप हमारे एक स्टेप से उस इंसान के जीवन में बहुत तबाही आती है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए इतना रेपरकशन होता है। आदमी का एक बार 50 लाख लॉस हो जाए तो भी वो नहीं अफेक्ट होता, बट उसकी परिवार में कुछ चीज़ हो जाए, एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ केयर, तो उसके तो जीवन की पूरी बोलते हैं ना ढांचा ही बदल जाता है। इसीलिए इतनी नेगेटिविटी होती है, बिकॉज़ अ ह्यूमन इज़ इन्वॉल्व्ड। सो आई थिंक, और उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आपका इमोशन रहता है, आपका रिलेटिव है, वो आपकी स्पाउस है या बच्चा है या कुछ है जिससे आप इमोशनली जुड़े हो, तो आपको वो इतना रेपरकशन तो देखना, फील करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक जीता जागता इंसान है जिसके साथ ऐसा हुआ है। मैं अक्सर ये मेरे स्टाफ को समझाता हूँ कि हॉस्पिटल इज़ नॉट अ गार्डन, हॉस्पिटल इज़ नॉट अ फन फेयर, हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस जहाँ जो आदमी आता है वो परेशानी में आता है। आप अगर देखेंगे तो एक चीज़ अगर आप देख लें कि जो बर्थ होता है, दैट इज़ द ओनली हैप्पी थिंग विच हैपन्स इन अ हॉस्पिटल। जब भी किसी का जन्म होता है तो फैमिली खुशियाँ मनाती है। उसके अलावा जितने भी लोग अस्पताल में आते हैं वो किसी प्रकार के मेंटल स्ट्रेस की वजह से आते हैं, और हमें ये समझ आता है, कल के दिन हमारी भी फैमिली में अगर किसी की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो हमें भी एक प्रकार का मेंटल स्ट्रेस रहेगा। और शायद से कई बार जो जनता इरेटिक
बिहेवियर रहता है या इर्रेशनल बिहेवियर रहता है, वो कहीं ना कहीं इसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। वो शायद से वही लोग जो हॉस्पिटल में हंगामा करते हैं, वो शायद से घर जाके रैशनली उस चीज़ को सोचेंगे तो डीप डाउन विद इन उनको भी ये लगता होगा कि हमने ओवर रिएक्ट किया। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी अंडरस्टैंड कि आप लोग मेंटली उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, क्योंकि आपके घर परिवार में कोई आदमी है हु इज़ नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी गुड टाइम। बट एट द सेम टाइम आप लोगों को भी ये समझना ज़रूरी है कि जितना मेंटल स्ट्रेस आपको इस बात का है कि आपके पेशेंट या आपके रिलेटिव की हेल्थ ठीक नहीं है, उतना ही स्ट्रेस हमारे माइंड में भी है कि हमारे हॉस्पिटल में, हमारे हाथ में जितना भी है हम उसको पूरा करें और पूरे अच्छे से मरीज को ठीक करके भेजें। ये इस पूरे पॉडकास्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। भारतीय जनता, आम नागरिक, पेशेंट, उन सभी के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए कि एक डॉक्टर क्या फील करता है जब एक पेशेंट खराब दौर से गुजरता है। वो भी उसी मानसिक स्थिति से गुजरता है जिस स्थिति से पेशेंट या उसके घर वाले हों, राइट। और मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना केवल नेगेटिव इंसिडेंट्स को दिखाएं, बट पॉजिटिव इमेज को भी उतने ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, ताकि भारतीय जनता के दिमाग में जो एक डॉक्टर के लिए एक नेगेटिव माइंडसेट है उसको हम चेंज कर सकें और इस पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को इफेक्टिव बना पाएं। क्योंकि इंडिया में ये है कि डॉक्टर्स इतने इजीली अवेलेबल हैं। ऐसा ना हो कि इस नेगेटिविटी की वजह से हमारी आने वाली पीढ़ियां जो अच्छी स्किल्ड लोग हैं वो इस प्रोफेशन को चूज करना ही बंद कर दें। तो ये मीडिया की भी उतनी ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमिंग टू द वेरी फ्यू लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस पॉडकास्ट, क्या एक मैसेज यंग डॉक्टर्स जो एक फील्ड को चुनना चाहते हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप दोनों एक एक क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्री? मेरा मैसेज यही रहेगा कि हेल्थ केयर बहुत इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। आप डेफिनेटली आपने इसको चुना है, सो यू आर इन द राइट डायरेक्शन। जैसा मैंने कहा, आप अपने वाई को मत भूलिए। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि आप डॉक्टर क्यों बने। एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप एथिकल काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। डोंट थिंक अबाउट द मनी। आप ट्राई टू डू द बेस्ट। आप बेस्ट पे ध्यान दीजिए। आपकी जो क्लिनिकल स्किल्स हैं उसको समय समय पे सुधारें एंड ट्राई टू गिव द बेस्ट टू द पेशेंट एंड स्टार्ट, जैसे मैंने बोला कि स्टार्ट स्मॉल एंड थिंक बिग। एंड व्हाट इज योर मैसेज? First, try to gain the trust. Automatically, you become a brand, and then you create a legacy. Don't aim for creating a legacy from the start. It starts with small steps together. छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, उसके साथ ही आगे बढ़ना है। तभी हम एक लेगेसी बिजनेस को, लेगेसी हॉस्पिटल को, लेगेसी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को बना पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट रहा। इट वाज रिलेटेड टू अ डॉक्टर्स जर्नी, जो कि डॉक्टर धीरा वाणी ने 1987 के अराउंड, शायद एक 1986 में एक सपना देखा था। कैसे वो सपना एक कार की 6 घंटे की जर्नी में एक बिजनेस मॉडल बना। कैसे एक डेंटिस्ट जिसने शायद 2 बार पीएमटी दी और नहीं हुआ सिलेक्शन, एक डेंटिस्ट बना। वो शायद डेस्टिनी में लिखा था कि तुम्हें इसलिए नहीं बनाया भगवान ने कि तुम्हें वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का एक रिनाउंड डेंटिस्ट बनना है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो एक इमीडिएट फेलियर से घबराते हैं। उसके बाद किस तरीके से एक डॉक्टर की लाइफ, उसके डिवोशन से उनके बच्चे सीखते हैं। जो हम आजकल रोल प्ले की बात करते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, तो डॉक्टर्स की फैमिली में बच्चे वही रोल प्ले करते हैं। उसको देखते देखते एक कुछ अपना करने की तमन्ना, जब वो एक फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो अपने पर्सनल गोल्स को हटाते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरह आगे बढ़ना, पुरानी वैल्यूज को अडॉप्ट करना, साथ में नए को बनाने के लिए स्पेस प्रोवाइड करना, और सबसे अहम बात पेशेंस को बनाए रखना। इस सब के बाद फैमिली वैल्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज वही इंडियन वैल्यू सिस्टम ही हमारे आज की क्वालिटी टाइम की जो हम बात करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉडकास्ट आप सभी नए डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट और ऐसे लोग जो कि मेडिकल इंडस्ट्री के नहीं हैं,
एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, आपको बहुत सारे बिजनेस लेसन इस पॉडकास्ट से मिलेंगे। कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप किस तरह के और कंटेंट या पॉडकास्ट को इस चैनल के थ्रू सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब टियर 2 टियर 3 टाउन में नई इंडस्ट्रीज बनेंगे, नए एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, तभी 2047 का विकसित भारत सही आकार ले पाएगा। तब तक के लिए जय भारत।